तो अब हम शुरू करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो शुरू होता है वो शुरू होता है वर्ड कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ऐसा देखा गया है कि जो चार्ज हम स्टोर करते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस को हम कहते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो इसका पोटेंशियल बदलता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, यानी जितना चार्ज आप देते जाओगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और कांस्टेंट सी जो है उसको हम कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम सी से करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वैल्यू दी जाती है क्यू बाय वी से, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम जब इसको लिखते हैं तो Q बराबर CV। तो इसका मतलब ये है कि हम चार्ज देते जाएंगे और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई? इनफाइनाइट। लेकिन ये बात एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाते हो कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। कैपेसिटर के पोटेंशियल बढ़ने के कारण जो सराउंडिंग मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम भी टूटकर कंडक्टिंग बन सकता है, जिसकी वजह से लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। फिर अगर आप अपने कंडक्टर को चार्ज देते हो तो बजाय वो आपके कैपेसिटर पे, आपके कंडक्टर पे स्टोर होने की बजाय वो सराउंडिंग में लीक होना शुरू हो जाएगा। तो हर कैपेसिटर की, हर कंडक्टर की एक लिमिट होती है जिस पर कि उस पर चार्ज रखा जा सकता है। इसके डायमेंशन हम कुछ चार्ज और पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। M-1 L-2 T4A2 और यूनिट होती है फैरेड बोलचाल की भाषा में, और इसको हम कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब कैपेसिटेंस के बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस तो ये बताती है कि एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, पर जिस पे चार्ज स्टोर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर जो हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं शेप एंड साइज में, लेकिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। दो कंडक्टर्स होंगे इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस वाले, यानी हर कैपेसिटर में आपको दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज स्टोर करने वाले कंडक्टर्स मिलेंगे। कैपेसिटर्स का बहुत सारी जगह हमारे काम आता है, जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में, वोल्टेज डिले करने में, एट्सेट्रा। तो ये हमारे बहुत सारे जो यूज़ हैं कैपेसिटर के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कैपेसिटर किस फंडामेंटल पे बेस है हमारा? जैसा कि मैंने आपको बताया, दो कंडक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वाले, वो इसलिए ताकि हम पोटेंशियल जो है उसको रिड्यूस कर सकें। रिड्यूस कर देंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। C बराबर Q/V में आप देख सकते हो, अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सामने रखने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। चार्ज को अगर कांस्टेंट रखा तो क्या हुआ? पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? फॉर्मूला याद रखेंगे, ε0A/d, जहाँ A एरिया ऑफ प्लेट्स होता है, D डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है σR/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है विद इन द प्लेट्स। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ CV²। और इसको हम बाकी वैल्यूज रख के C और V की यहाँ पे देख सकते हैं। हाफ CV² भी होती है, Q²/2C भी होती है, एट्सेट्रा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ ε0E², जो हमसे पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस की तरह से ही कैपेसिटर्स जो हैं उनको दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में या पैरेलल में। यहाँ पे जो इनके फॉर्मूले हैं सीरीज और पैरेलल के, ये उल्टे हैं। यहाँ सीरीज के केस में जो 1/c इक्विवेलेंट है वो होता है समेशन ऑफ 1/c, यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2, और जितने कैपेसिटर हमारे पास हों। पैरेलल के केस में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीधे सीधे सम हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो एप्लीकेशन में देखिए दो कैपेसिटर हैं जो कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? C/2। अगर हमें कहा एक कैपेसिटर C का है दूसरा NC का है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/c प्लस 1/NC, दैट इज NC/n+1। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते तो इक्विवेलेंट डायरेक्टली हम क्या लिख सकते थे? 2C। यहाँ हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनको कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। जो सप्लाई है उसका वोल्टेज है V, तो V जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि सीरीज में हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें सीरीज के लिए पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो
तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये सभी फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, अगर पोटेंशियल हमें निकालना है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो जिसका निकालना है उसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, सामने वाले का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। इसी तरीके से V2 के लिए सामने वाले का कैपेसिटेंस, सामने वाला कौन है 1, 2 के लिए सामने वाला 1, तो सामने वाले का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो इसी फंडे को यूज करते हुए अगर आपका एक कैपेसिटेंस C है और दूसरा कैपेसिटेंस NC है तो C वाले के लिए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल सामने वाले का कैपेसिटेंस यानी NC अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C प्लस NC इनटू पोटेंशियल V। तो C कैंसिल हो गया। अगर NC का पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखेंगे, सामने वाले का कैपेसिटेंस C अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C प्लस NC। तो आपको यहाँ पे इसका पोटेंशियल मिल गया। इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर ये दोनों कैपेसिटर आपस में इक्वल हैं तो फिर इस केस में वोल्टेज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 1:2 के रेशो में है तो क्या होगा, C वाले के लिए सामने वाले का कैपेसिटेंस 2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस 3, 2C वाले के लिए सामने वाले का कैपेसिटेंस 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस 3। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड करेंगे। अब सीरीज के बाद हम देखते हैं पैरेलल का केस। पैरेलल के केस में हमें पता है कि दोनों पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों पर जो चार्जेस है उनका वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं जो टोटल चार्ज गिवन है वो इन दोनों का सम है। तो Q1 को हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ सामने वाले वाला सिस्टम नहीं है। पोटेंशियल के केस में हम कहते हैं सामने वाले का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ सीधा सीधा है अपना कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज, अपना कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। याद रखना आसान है। जैसे यहाँ हमें दो कैपेसिटर दिए, एक दिया C दूसरा दिया NC, तो NC के लिए क्या लिखेंगे, अपना कैपेसिटेंस NC अपॉन टोटल कैपेसिटेंस NC प्लस C से C कैंसिल इनटू टोटल चार्ज। इसी तरीके से अगर C वाले के लिए चार्ज लिखना है तो अपना कैपेसिटेंस C टोटल कैपेसिटेंस NC प्लस C से C कैंसिल, तो आपका चार्ज मिल जाएगा। तो ये याद रखने के तरीके हैं जिनसे कि आप चार्ज और पोटेंशियल को फ्रीक्वेंटली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर कैपेसिटर इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे वहाँ वोल्टेज इक्वली डिवाइड हुआ था वैसे ही यहाँ चार्ज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये है व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कंडीशन देखनी होगी हमें, अगर हमारा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है, या कहें C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इस वाली ब्रांच में कोई भी चार्ज या कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इस कैपेसिटेंस को हम हटा सकते हैं। तो क्या होगा, A से B के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा तो C1 C2 किस में आ गए सीरीज, C3 C4 किस में आ गए सीरीज, C1 C2 का इक्विवेलेंट सीरीज का निकाला, C3 C4 का सीरीज का इक्विवेलेंट निकाला, और इनके सीरीज इक्विवेलेंट जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि इन केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट अगर हमसे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा। यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B को भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने बीच वाली ब्रांच हटा दी है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कई बार हमें ये भी दिक्कत आती है कि सर्किट हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे यहाँ इस कॉम्बिनेशन में हमें दिया हुआ है A और B के बीच में हमारे वंस अगेन 5 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, लेकिन अब आप देख सकते हो कैपेसिटर के लगने का जो अरेंजमेंट है वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। तो ये है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ही, लेकिन इसमें कैपेसिटर इस तरीके से लगाए जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो अगली बार जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा अगर हमें 3 कैपेसिटर इस तरीके से लगा के दिए हैं तो हमें पहचानना आना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये अल्टीमेटली क्या लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन दिखे तो आप इस अरेंजमेंट को देख के कंफ्यूज ना हो, टाइम ना खराब करें और देखते ही तुरंत समझ जाएं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या ये व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। इसके अलावा क्यूब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का केस जो है बहुत फेमस केस है। इसमें अगर आपसे A और B के बीच में, A और B कहाँ हैं ये आप समझ जाएं। A और B के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए, सभी कैपेसिटर इक्वल लगे हुए हैं, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 12C/7। अगर आपको बोला जाए कि फेस के डायगनली ऑपोजिट पॉइंट के अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट पूछा जाए जैसे AC, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 4C/3। और अगर आपसे बोला जाए कि A के डायगनली ऑपोजिट, अब फेस के डायगनली ऑपोजिट नहीं है, A के डायगनली ऑपोजिट है क्यूब में यानी AD,
तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 6C/5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कैपेसिटर से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्किट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।